हेलो दोस्तों, ये सी डी पी पेडागॉजी का दोस्तों ये 17 नंबर का दोस्तों ये क्लास होगा। और जितने भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं मार्केट जाइए और टेस्ट ज़रूर लगाइएगा आप लोग कि हम कितना में टेस्ट बुक में लगाते हैं, कितना मार्क आते हैं, उसके अनुसार दोस्तों तैयारी कीजिए और टाइम का मैनेजमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है। ये सही बात है कि बच्चे जब स्वलीनता का अर्थ होता है जब बच्चे खुद में लीन है तो करते हैं। फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिनका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। तो पढ़ते हैं, जब बच्चा खुद में लीन रहते हैं तो मैम को क्या करना चाहिए, अध्यापिका को क्या करना है। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करेगी, अपनी भाव को सटीक प्रदर्शन देखते हैं। संज्ञानात्मक समझौता ये सब दोस्तों नहीं कर पाएंगे। सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, समाज से बच्चा जुड़ा ही नहीं है तो समाज का कैसे विवेचन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चे ये कर लेंगे, अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। बच्चा खुद में लीन है ना, तो अपनी भावना में बच्चा लीन है ना, तो बच्चा स्वलीनता, बच्चा खुद में लीन है, बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, बच्चा खुद में लीन रहते हैं तो बच्चा ये काम आसानी से कर लेंगे। अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण में होता है बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, उसी कहते हैं संप्रेषण करना। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। यानी कि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे खुद से ज्ञान को बनाते हैं। चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होंगे। वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, ये गलत है दोस्तों। बच्चा खुद ज्ञान को बनाते हैं, सृजन करते हो, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बच्चा तेज है ना। वे नवीन और मूल विचार को सुझाते हैं, आगे पढ़ते हैं। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये गलत है दोस्तों। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पीछे रहते नहीं दोस्तों, पीछे नहीं रहते, वो आगे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। वे नवीन ज्ञान और मूल विचार सुझाते हैं। वे नवीन में से होता नया ज्ञान, जो ज्ञान का बच्चा सृजन किए हैं, और मूल विचार वो अपना नया विचार को। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर समावेशन की धारा आधारित है। समावेश देखिए, पक्षपात का अर्थ होता है किसी को अधिकार देना। जैसे स्कूल में हम लोग पहले पढ़ते थे तो लड़कियां जितना भी थी, लड़की उसको आगे बैठाती थी अध्यापिका, कहती है लेकिन लड़की है तो आगे बैठेगी, उसी कहते पक्षपात कर रही थी हम लोगों के साथ, यानी कि उसको विशेष अधिकार दिया जाता था, उसी कहते हैं। जैसे अलगाव कहते हैं दूर होना। और समानता के अनुसार, जैसे समानता अभी दिया गया है सरकार के अनुसार, सभी लोगों को समानता है ना, कि समानता है कि एक समान। अगर आरक्षण दिया जाए, दे रहे हैं सरकार संविधान में, तो जो जाति के लोग आते हैं सबको देते हैं एक समान आरक्षण, चाहे जाति में चाहे अमीर लोग हो चाहे गरीब लोग हो, सभी को समान रूप से ही आरक्षण देते हैं, तो उसको कहते हैं समानता, सभी को एक समान। लेकिन समयता का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको वैसा मदद देना। कोई नीचे है तो उसको ज़्यादा मदद देना, कोई उससे ऊपर है उसको कम मदद देना, कोई उससे ज़्यादा नहीं तो उसको उससे ज़्यादा मदद करना। कि यानी कि जब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मदद दिया जाता है, जिसको जितना मदद का आवश्यकता है उसको उतना मदद दिया जाता है, उसी कहते हैं समयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे समयता। इसको याद रखिएगा, सीटेट में समयता को टिक मारिएगा, समानता को टिक मत मार दीजिएगा। समानता का अर्थ सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है। आरक्षण का जैसे एक समान अधिकार दिया हुआ जाति का को है ना, वो ठीक उसी पर उसको तो समानता। अलगाव के बारे में जानते हैं आप लोग, पक्षपात के बारे में बता दिए हैं, किसी को विशेष अधिकार दिया जाता है, उसी को कहते हैं पक्षपात।
तो इसका राइट आंसर समयता का अर्थ होता है ये कि जो जैसा है उसको वैसा मदद करना, उनके अनुसार मदद किया जाता है, उसी कहते समयता। इसका राइट आंसर समयता हो जाएंगे, इक्विलिटी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न है, अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकार ADHD। बच्चा क्या है? अति क्रियाशील है, बच्चा यानी कि बेचैन है, बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, उसी कहते बच्चा अति क्रियाशील है, काम करने में बच्चा बहुत तेज है, बच्चा कहीं पर एक समय टिक नहीं पाते हैं, उसी कहते ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? इसके लक्षण के बारे में पूछा गया दोस्तों, देखते हैं। उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होते हैं, ये बच्चा व्यवस्थित होगा, एक जगह रुकेगा नहीं, रुकेगा, 3 ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सचेत रहते हैं, हाँ ये बच्चा बिल्कुल बहुत सचेत रहता है। आकुल रहते हैं, लंबे निर्देश को सुनने तथा धैर्यवान रहते हैं, ऐसे बच्चे पास धैर्य नहीं रहती, व्याकुल रहते हैं ना, बहुत सचेत रहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 4 नंबर, बच्चा आकुल रहते हैं, बच्चा शांत नहीं रहती, ये सब दोस्तों नहीं आंसर होंगे, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएंगे। बहुत सचेत होना यानी कि शांत रहना, सचेत होना, स्थिर रहना, तो बच्चा इस तरह नहीं रहते हैं ना, तो व्यवस्थित नहीं रहते हैं, धैर्यवान नहीं रहते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? सृजनात्मक सोच का होता है दोस्तों एक नया सोच, नया आविष्कार वाला सोच को बढ़ावा देगा। तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं चारों में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए कहना, ये याद करना निगेटिव वर्ड है, इनको पहले काट दीजिएगा। किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना, अभिसारी को दोस्तों काट दीजिएगा। अभिसारी का अर्थ होता है एक समस्या है तो एक में ही समाधान होगा, तो इसमें बच्चा कुछ सृजन, नया ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएंगे। बच्चे जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, एक समस्या है तो उसका समाधान एक होगा पटना, तो बच्चा में सृजन करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कार्यात्मक अस्थिरता को पुरस्कृत करना, दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा, अस्थिरता है, अब अस्थिर नहीं रहेगा, बस देखते हैं। इसका 4 नंबर राइट आंसर होना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवाचारी खोजने की जरूरत पर है, बच्चा खोज रहे हैं ना, बच्चा खुद का ज्ञान का आविष्कार कर रहे हैं ना, तो सृजन को होता है आविष्कार करना, नया ज्ञान को बनाना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अध्यापक अभिमुख, अध्यापक को काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे ना, बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, बच्चा जो पढ़ेगा। मानकीकृत का होता है एक समान सभी बच्चा को मानना, एक समान से पढ़ाना, नहीं पढ़ा सकते हैं। मापदंड संदर्भिक, ये भी दोस्तों नहीं होगा, मापदंड का वही होता है एक समान माप सभी बच्चा को मान। इसका राइट आंसर होगा संदर्भिक। जब बच्चे को जब भी पढ़ाइएगा तो संदर्भ में पढ़ाइएगा, जहाँ संदर्भ आ जाएंगे दोस्तों पॉजिटिव वर्ड होते हैं, उनको टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने पर अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है? पढ़ते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन, देखते हैं चारों में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, ये गलत है दोस्तों 1 नंबर। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। भाषा ही व्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ सकती है, ये सब कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ये सही बात है, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जेंडर के बारे में दोस्तों जानेंगे। जेंडर से सीटेट में प्रत्येक बार सवाल जरूर आते हैं,
फिर भी आएंगे तो पढ़िएगा इसको दोस्तों। पढ़ते हैं। एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। ये सही लगता है। एक जन्मजात जैविक गुण है। जेंडर पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैविक गुण नहीं है दोस्तों। सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। ये सामाजिक से ही प्रभावित है। गर्भाधान के समय से ही पूर्व ज्ञान निर्धारित होता है। ये सब इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। जेंडर सामाजिक है। सीटेट में बहुत बार पूछा जाए। जेंडर सामाजिक है और ये जैविक बायोलॉजिकल है। इसको याद रखिए। जैविक ये बायोलॉजिकल होगा और जेंडर सामाजिक होगा। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर होना चाहिए, जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। जेंडर सामाजिक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? खोजबीन पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण, जहां आप दोस्तों कंठस्थ स्मरण याद करना कंठस्थीकरण आ जाएंगे दोस्तों, उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। वो नेगेटिव वर्ड है। ये ऑप्शन दोस्तों कभी सही नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे को हम खोजबीन करके माध्यम से सिखाते हैं। बच्चे खुद ज्ञान के सृजन करके माध्यम से सीखते हैं, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। बच्चे में कंपटीशन को हम कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चा का परिवेश अलग है, माहौल अलग है, घर अलग है, व्यक्तित्व बच्चे का अलग है। तो कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, इनको काट दीजिएगा। व्यवहार के अनुकूल के लिए देखते हैं, इससे नहीं होगा। पाठ सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, ये सही बात है। बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। दुकानदार का उदाहरण ले लीजिएगा, जो दूध बेचने वाले आते हैं उसका उदाहरण ले लीजिएगा, जो दही बेचने आते हैं उसका उदाहरण ले लीजिएगा, गौ में मसाला बेचने के लिए आते हैं उसका उदाहरण दे करके बच्चे को पढ़ाइएगा, ताकि बच्चा सीखे। बच्चे को कंक्रीट चीज़ से सिखाइएगा। बच्चे जिसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही कंक्रीट चीज़ है। बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, ईटा, पत्थर जिसको बच्चा पकड़ सकते हैं, वही है कंक्रीट। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? कमतर दोस्तों निगेटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। खोजिएगा एकदम, ये सही बात है। सहयोगात्मक, बच्चा स एक साथ मिल करके पढ़ते लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। सह अनुमान लगाते हैं मिलजुल कर। निष्क्रिय नकल जब बच्चा करते हैं यही गलत है, तो गलत के भाई गलत ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संवेग और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाते हैं। ऐसा नहीं, दुश्चिंता है ना, नहीं होगा ऐसा। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है। पढ़ते हैं आगे। निराश अधिगमकर्ताओं और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करते हैं। शर्मिंदा अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों को पहल करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। इसका 2 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। यहाँ शर्मिंदा आ गया है, यहाँ निराश है, यहाँ दुश्चिंता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो सकारात्मक एक नकारात्मक, ये दोनों सकारात्मक है। निष्क्रिय पहले है, नकारात्मक है। नकारात्मक निगेटिव नकारात्मक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में क्या है? सकारात्मक होना चाहिए। चर्चा सकारात्मक है, समालोचनात्मक चिंतन दोनों सकारात्मक है। समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों जहाँ आएगा उसको सही का टिक मारे सही होगा। स्कीमा सक्रियता ये सकारात्मक है,
अधिगम, और आवश्यकता जो है ये निगेटिव वर्ड है। तो इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, परीक्षा है दोस्तों उसको काट दीजिएगा, नहीं, परीक्षा केंद्रित हमको नहीं चाहिए। अध्यापक केंद्रित हमको नहीं चाहिए। बहिष्कार केंद्रित नहीं चाहिए। हमको चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित, जिसको कहते हैं बाल केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए अधिगम। जितना भी चीज़ है सबसे पहला छोटा बच्चा है, उसके बाद टीचर है, ब्लैक बोर्ड है, स्कूल है, सभी के केंद्र में बच्चा होना चाहिए, वही राइट आंसर होगा। 3 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बच्चों द्वारा ज्ञान की त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चे जो गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रुटियां क्या दर्शाते हैं दोस्तों? निम्न बुद्धि को नहीं, कम क्षमता को दोस्तों नहीं, उनकी जनन प्रजनन की अक्षमता को नहीं, जान प्रजनन की नहीं। इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में वैयक्तिकता से गुणात्मक रूप से अलग है। इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। ये त्रुटि जो है दोस्तों, त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बच्चे जब गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, उससे पता चलते हैं कि बच्चे में कहाँ समस्या है। इसलिए गलती ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको सम्मान दीजिएगा, इसको आदर कीजिएगा, यही राइट चीज़ है। त्रुटि इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के बारे में बताते हैं हमको, इसको कभी भी अनदेखा मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा त्रुटि को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होंगे। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होने पर शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उन्नत में बाधक होता है मातृभाषा, ये ऑप्शन गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रथम भाषा के रूप में सिखाने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बोल दो बच्चे को इंग्लिश भाषा में पढ़ना चाहिए, नहीं दोस्तों, बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाइएगा। जब भी पढ़ाइएगा बच्चे को किस में पढ़ाइएगा? मातृभाषा में ही। मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को जब भी पढ़ाइएगा तो मातृभाषा में ही पढ़ाइएगा, जो भाषा लोग घर पे बोलते हैं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषाई होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द्विभाषा या उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, नहीं दोस्तों, ये सीखने में बाधा भी नहीं करते हैं। 2 भाषा कोई बच्चे जानते हैं क्या बाधा करते हैं? एक भाषा में अगर बच्चे नहीं समझते तो वो दूसरा भाषा का मदद लेते हैं, तो ये फायदा करते हैं ना, तो बाधा थोड़े हैं, ये बाधा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। जब बच्चे एक भाषा में नहीं समझते, किसी को दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो को अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा।